और बताइए कैसे हैं सब? कुशल मंगल, खुशहाल सब लोग हैं। आज पाषाण काल के उस चरण को पढ़ेंगे हम लोग जिसमें कुछ नई चीज़ें, रोचक चीज़ें दिखाई देती हैं। हड्डी से बनी हुई उपकरण के अलावा मातृ देवी की मूर्ति भी मिलती है। तो पाषाण काल को 3 चरणों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, जिसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल, जिसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तत्पश्चात 1870 में लार्तेत महोदय ने पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में बांट दिया। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल को हम लोगों ने अध्ययन किया। साथ में मध्य पूरा पाषाण काल को भी हमने अध्ययन किया। आज जो हमारा सेगमेंट है उच्च पूर्व पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल का है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो मैंने बताया कि लार्तेत महोदय ने इस पूर्व या पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया है। इसे नंबर 1 निम्न पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पूरा पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पूरा पाषाण काल। इसे 3 चरणों में बांटा है। इसमें हम लोगों ने निम्न पाषाण काल को पढ़ लिया है। मध्य पाषाण काल को भी हमने, मध्य पूरा पाषाण काल को भी पढ़ चुके हैं। इस समय हमारा जो टॉपिक है उच्च पूरा पाषाण काल या उच्च पूर्व पाषाण काल का। उच्च जो पूरा पाषाण काल है, इसको जो 3 चरणों में लार्तेत महोदय ने 1870 में अर्थात 1870 में जो बांटा, बांटने का आधार क्या था? मात्र उपकरण। यहाँ पर मैंने बताया था उपकरण क्या है? पेबुल है। क्या है? पेबुल। पेबुल का मतलब है बहुत बड़े बड़े अनगढ़ पत्थर, जो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे, बिना गढ़े हैं। पेबुल के साथ में चापर है। चापर क्या है? इसी पेबुल नुमा ही है, लेकिन उसका एक फलक कैसा होता था? धार नुमा होता था। इसके बाद में चापिंग भी मैंने बता दिया था। चापिंग ये भी फलक नुमा है, लेकिन इसका जो है 2 धार है, अर्थात द्विधारी है। 2 साइड में धार बनाई गई है। साथ में हैंड एक्स भी बताया था। इसके बाद में इसमें मैंने बताया ज़्यादातर मध्य पूरा पाषाण काल में ज़्यादातर जो उपकरण मिले हैं फलक नुमा बने हैं। इसीलिए इस संस्कृत को, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृत के नाम से जाना गया है। इसके अलावा बेधनी, छेदक, ब्यूरिन, स्क्रेपर, क्लीवर भी मिले हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके के मिले हैं। अभी तक जो भी पत्थर के औजार इन दोनों में बने हैं, थोड़ा सा निम्न क्वालिटी के पत्थर बने हैं। पत्थर के औजार थोड़ा सा निम्न क्वालिटी। अब आगे चलकर मानव ने इसमें पहली बार परिष्कृत पत्थर का प्रयोग किया है। परिष्कृत पत्थर का प्रयोग करके हथियार बनाने लगा है। पहली बार जो है परिष्कृत पत्थर का औजार मानव ने कब बनाना शुरू किया? तो उच्च पूरा पाषाण काल में। इसका भी समय मैंने बताया है। 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है। ये 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर ये 50,000 ईसा पूर्व तक का समय है। ये 50,000 से 40,000 इसका समय है, और इसका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। इसका समय जो है 50
40,000 से लेकर 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है उच्च पुरापाषाण काल का है। लेकिन भारत में उच्च पुरापाषाण काल का समय थोड़ा सा आगे बढ़कर मिलता है, क्योंकि यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में, यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में जो उच्च पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं उनके कुछ बाद के ही भारत में उपकरण मिलते हैं, जिसका वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग के आधार पर अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला। तो भारत में इसका समय, अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए, भारत में इसका समय लगभग 30,000 ईसा पूर्व के पहले की घटना है भारत में। इसका मतलब 30,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय भारत में निर्धारित है। भारत में कुछ आगे, जबकि यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में 40,000 से लेकर 10,000। इसका मतलब क्या है, 40,000 ईसा पूर्व पहले से यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में उच्च पुरापाषाण कालीन उपकरण मिलते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास उपकरण है, पेबुल है, चापर है, चापिंग है, हैंड एक्स है। हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार, हस्त कुठार मतलब कुल्हाड़ी, यहाँ पर भी मिलेंगे। फलक सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। इसके अलावा क्लेवर है, ब्यूरिन है, ब्यूरिन, छिद्रक है, इस तरीके का कई चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर हथियार मिले हैं, औजार जो मिले हैं, अभी तक मानव का जो जीवन है पूर्णता शिकारी है, आखेटक है। यहाँ पर जो औजार मिले हैं, परिष्कृत पत्थर के औजार बनाए गए हैं। इन औजारों में मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूपेण या मुख्य रूप से क्या है, ब्लेड है। ब्लेड, ब्लेड के साथ साथ क्या है, ब्यूरिन, ब्यूरिन। ब्लेड और ब्यूरिन कहाँ के औजार हैं, तो ये उच्च पुरापाषाण काल के हैं। मुख्य रूप से ब्लेड, मुख्य रूप से किसे कहेंगे, ब्लेड। ब्लेड के साथ में ब्यूरिन भी है जो उच्च पुरापाषाण काल के हैं। इसके अलावा छिद्रक है, बेधनी है, ब्यूरिन है, स्क्रैपर है, इस तरीके के आदि लिख करके लिख सकते हैं, कई हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, जो पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी का, चाहे सीडीएस हो, एनडीए हो, आईएएस की परीक्षा हो, या स्टेट पीसीएस की, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, जो भी है, वनडे एग्जाम से लेकर के बड़े तक सब जगह, तो उच्च पुरापाषाण काल का जो औजार है, हथियार है, मुख्य रूप से क्या, ब्लेड है। ब्लेड के बाद में ब्यूरिन है। इसके अलावा मैंने बताया स्क्रैपर है, स्क्रैपर है, छेदक है, बेधक है ना। इसके अलावा जो है क्लेवर है। इसका मतलब क्या, जो यहाँ पर बन चुका था निम्न पुरापाषाण काल में, मध्य पुरापाषाण काल में जो बन चुका है, वो आगे बनता रहेगा। लेकिन आगे कुछ नई चीजें खोज हुआ करती हैं, आविष्कार हुआ करती हैं। पुराना तो रहेगा ही। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा। तो यहाँ पर इस तरीके का औजार है जो पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से कुछ आगे जाकर मिलती हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। नोट कर लीजिए। ये जो ब्लेड मैंने बताया, ये ब्लेड जो मुख्य उपकरण है, क्या है, ब्लेड।
ये ब्लेड का जो आकार देखेंगे, आकार कैसा होता है, आज भी देखेंगे यदि ब्लेड का आकार द्विधारी होता है। इस समय भी द्विधारी होता था। लंबाई अगर अनुपाते चौड़ाई किया जाए तो 2:1 का अनुपात हुआ करता था। इसका मतलब चौड़ाई से दुगना लंबाई होता था। यदि लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। चौड़ाई अगर 5 सेंटीमीटर है तो लंबाई 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स चौड़ाई का दुगना लंबाई होता था। आज भी लगभग नियर अबाउट में ऐसे ही ब्लेड आते हैं। और ये बेलनाकार जो फलक होता था उसी से गढ़कर निकाले जाते थे। अच्छे पत्थर के बनाए जाते थे। अच्छे पत्थर का मतलब क्या है? अच्छे पत्थर अच्छे पाषाण से बनाए जाते थे। ये अच्छे पाषाण में कौन है? जैसे चर्ट है, फिलंट है, जैस्पर है। तो फिलंट है, जैस्पर है, कुल मिलाकर के क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाए जाते थे। क्वार्टजाइट पत्थरों में चर्ट है, फिलंट है, जैस्पर है। इन अच्छे पत्थरों से द्विधारी नुमा अच्छे तरीके से गढ़ के बनाए जाते थे। हमारे जो भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे ये शुरुआत में इस ब्लेड उपकरण को प्रधान नहीं मानते थे, लेकिन जब उत्खनन किया गया कई स्थानों से तो उत्खनन के दौरान भारत के विभिन्न स्थानों से, अभी मैं मैप से बताऊंगा किन किन स्थानों से। जैसे उत्तर प्रदेश में देखेंगे बेलन नदी घाटी प्रयागराज में है। सोन नदी घाटी मिर्जापुर वाला जो क्षेत्र है, भीमबेटका, बबनी, बाघोर। इस तरीके से अभी मैं मैपिंग से बताऊंगा कितने स्थान से। इन स्थानों से क्या प्राप्त होता है? अनेक ब्लेड उपकरण प्राप्त होते हैं जिनका डेट निकाला गया तो पता लगता है ये उच्च पुरापाषाण काल के लगभग का समय का है, अर्थात 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच के समय का माना गया है। तो ये समझ में आ गया होगा। बाद में हमारे पुरातत्वविदों ने इस बात को स्वीकार किया कि उच्च पुरापाषाण काल का मुख्य औजार जो है ब्लेड ही है, जिनकी सभ्यता और संस्कृति यूरोप तथा पश्चिमी एशिया के देशों से मेल खाती है। आगे इस पे देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे उच्च पुरापाषाण काल, जिसका भारत में समय कितना बताया गया था? भारत में समय कितना है? 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक का समय भारत में निर्धारित है। महाराष्ट्र में यदि बात किया जाए, यहाँ पर 3 स्थान मिलेंगे। ये 3 स्थान कौन कौन है? पटड़े, और कौन सा है? भदड़े। पटड़े, भदड़े और इनाम गांव। थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, पटड़े, भदड़े। तो महाराष्ट्र के 3 स्थल नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, भदड़े, पटड़े और इनाम गांव। इस 3 स्थानों से हमें उच्च पूर्व पाषाण काल की संस्कृतियां अर्थात उपकरण प्राप्त होते हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ पर उच्च पुरापाषाण काल की सभ्यता पनपी थी, रही थी। हालांकि इनाम गांव एक ऐसा स्थल मिलेगा जहां से कई संस्कृतियां दिखाई देती हैं। जैसे अभी उच्च पुरापाषाण काल का आपको मिल रहा है समय,
अभी कल के डेट में मैंने बताया था मध्य पूरा पाषाण काल के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। आगे चलकर आगे अगर देखेंगे नवपाषाण काल के भी यहाँ सभ्यताएं दिखाई देंगी इनाम गांव से। और आगे चलकर कालकोलिथिक, कालकोलिथिक का मतलब ताम्र पाषाण कालिक संस्कृत की भी सभ्यता मिलाई दिखाई देगी। ताम्र पाषाण कालिक, जिसे हम लोग जोरवे संस्कृत भी कहते हैं, जोरवे संस्कृत भी कहते हैं। तो जोरवे संस्कृत की भी सभ्यता दिखाई देगी इस इनाम गांव से। इस इनाम गांव से जोरवे संस्कृत, जोरवे संस्कृत, जोरवे संस्कृत का मतलब क्या है? ताम्र पाषाण कालिक, ताम्र पाषाण कालिक संस्कृति इनाम गांव से। इसका मतलब इनाम गांव ऐसा स्थल है जहां से उच्च पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, आगे चलकर नवपाषाण कालिक और आगे चलकर ताम्र पाषाण कालिक अर्थात जोरवे संस्कृत के यहाँ पर सभ्यताएं पनपी थी दिखाई देती हैं उत्खनन से। इसका एकमात्र स्रोत जो है पूरा प्रागैतिहासिक का एकमात्र स्रोत केवल उत्खनन के द्वारा प्राप्त जो स्थान चीजें, जो चीजें प्राप्त हुई हैं, पत्थर के औजार या मूर्तियां जो भी प्राप्त हुई हैं या बर्तन भी मिलेंगे, लेकिन अभी बर्तन का साक्ष्य कोई नहीं मिलेगा। बर्तन का साक्ष्य आगे चलकर नवपाषाण काल में मिलता है। नवपाषाण काल का मतलब उत्तर पाषाण काल में ही मिलेगा बर्तन का साक्ष्य, इसके पहले नहीं मिलेगा। वो भी जो बर्तन का साक्ष्य मिलेगा कच्चे बर्तन का, कहीं कहीं पक्के बर्तन के भी मिलेंगे जो पकाई गई मिट्टी के मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से कच्चे बर्तन के ही साक्ष्य दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया? और आगे चलकर अभी तक मानव को आग तो देखे हैं, आंख से देखे हैं आग, लेकिन आग का प्रयोग अभी तक मानव करना नहीं जान रहा है, क्योंकि अभी तक का मानव केवल कच्चे मांस ही खा रहा है। आग का अभी तक का साक्ष्य 2024 तक का, अभी तक 2024 इस समय चल रहा है, 2024 तक कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है उत्खनन के दौरान कि मध्य पाषाण काल तक कि लोगों ने आग का प्रयोग किया हो। आग के बारे में जान रहे थे, परिचित तो थे, लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानते थे। नवपाषाण काल में इसका प्रयोग दिखाई देता है कि जो जले हुए हड्डियां मिली हैं, जो जले हुए सामान मिले हैं, तो उनसे पता लगता है कि ये लोग संभवतः मांस को भून कर खाते थे, ऐसा। तो इनाम गांव, पटड़े भदड़े नोट कर लीजिए। आगे मैं बताऊंगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश को 4 राज्यों में विभाजित करने की जो बात चल रही है, देखिए कहां तक हो पाता है, अभी देखना बाकी है। देखते रहिए आप लोग अल्बिडो आईएएस। मैं अशोक राज फिर से आप सबका जुड़े रहने के लिए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूँगा वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, चैनल को जो नए मित्र हैं सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करने की कृपा करें। तो यहाँ पर आपको 2 स्थान मिलेगा। एक स्थान का नाम अगर दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश में बेलन वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? बेलन। प्रयागराज में बेलन दिखाई देगा। बेलन के साथ साथ में बेलन नदी घाटी है, प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयाग में, प्रयागराज। प्रयागराज के अलावा अगर देखेंगे तो सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, इन दोनों स्थानों से उच्च पुरापाषाण काल के संस्कृतियां प्राप्त होती हैं। मध्य प्रदेश में अगर देखते हैं, ये एमपी है, ये यूपी था। मध्य प्रदेश में मेन अगर देखेंगे तो भीमबेटका,
भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा। देखिए जो भीमबेटका गुफा है, भीमबेटका की गुफा जो है ये मध्य प्रदेश में है। हालांकि इस पे विवादित ही रहता प्रश्न का। भीमबेटका जो गुफा है ये मध्य पुरापाषाण काल से शुरू हो जाता, मध्य पुरापाषाण काल से। लेकिन ऐसा माना जाता है जो चित्र सबसे ज्यादा बने हैं मध्य पाषाण काल में बने हैं। मध्य पुरापाषाण काल नहीं, मध्य पाषाण काल, अर्थात पुरापाषाण काल के बाद में जो आता है। मध्य पाषाण काल में जो चित्र बने हैं ज्यादातर भीमबेटका में बने हैं। भीमबेटका में ज्यादातर चित्र मध्य पाषाण कालिक हैं। लेकिन इसका संबंध जो है, गुफा का संबंध मध्य पूर्व पाषाण काल से ही शुरू हो जाता है। उच्च पुरापाषाण काल में भी रहता है, आगे फिर चलेगा मध्य पाषाण काल में चलेगा। तो सबसे पहले भारत में अगर बात किया जाए शैलकृत चित्र जो बनता है यहीं पर बनता है। भीमबेटका की गुफा जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका की गुफा, यहीं पर सबसे पहले चित्र बनते हैं। क्लियर हो गया। भीमबेटका की गुफा के अलावा यदि बात किया जाए तो हमारे पास बबुरी है, बबुरी के अलावा जोगदगाहा है, रामपुर है, बाघोर है। तो यहाँ पर हमारे पास बाघोर है, बाघोर मध्य प्रदेश में ही है। बबुरी, बबुनी है, बबुरी या बबुनी लिख सकते हैं, बबुरी लिख सकते हैं। और बबुरी के अलावा जो लिख सकते हैं जोगदहा, जोगदहा भी लिख सकते हैं। इस तरीके के कई स्थान मिलेंगे। रामपुर मिल सकता है, रामपुर, रामपुर। इसके अलावा इतना आप नोट कर लीजिए, रामपुर, बाघोर, बबुरी, जोगदहा है ना। मेन चीज भीमबेटका का नाम छोड़ना नहीं है। बेलन, सोन नदी, पटरे, भदड़े और इनाम गांव छोड़ना नहीं है। ठीक, इतना तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान में कुछ मिलेंगे, इसको नोट करिए, फिर राजस्थान वाले बता देता हूं, नोट कर लीजिए। तो राजस्थान में मैं बात करूं, ये राजस्थान है। राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर है। गुजरात में कुछ स्थान मिलेंगे। गुजरात में कौन सा स्थान हमारे पास दिखाई देता है? गुजरात में यदि मैं बात करूं तो गुजरात में किस स्थान को आप लोग रखेंगे? गुजरात में हम रखेंगे बिसदी को। किसको रखेंगे? बिसदी, बिसदी को रखेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, आंध्र थोड़ा जगह नहीं है, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी कई स्थान आते हैं। आंध्र प्रदेश का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। तो इतना मेन स्थान जो हैं, जो उच्च पूर्व पाषाण काल के संस्कृतियों को दिखाते हैं, इन्हीं को जानना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। अब यहीं पर एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको यदि हटा दिया जाए तो इस समय मानव किससे परिचित है, किससे परिचित नहीं है। इस समय मानव किससे परिचित है, किससे परिचित नहीं है। इस समय मानव जो देखिए अभी तक बर्तन के प्रयोग से परिचित है कि नहीं? अभी तक मानव बर्तन का प्रयोग कर रहा है कि नहीं? अभी तक मानव बर्तन का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसका निवास कैसा है? निवास कैसा है? अस्थाई है या अस्थाई? तो इसका निवास कैसा है? अस्थाई। अभी भी निवास अस्थाई है। इसका कार्य क्या है? अभी केवल कार्य क्या है? आखेटक है।
आखेट करना, आखेट, आखेट का मतलब केवल शिकार करना, केवल शिकार करना ही मेन काम है। औजार क्या हैं? औजार मैं बता चुका हूं औजार क्या है। मुख्य रूप से औजार क्या है? ब्लेड है। ब्लेड के अलावा ब्यूरिन है, मुख्य रूप से ब्लेड, उसके बाद में ब्यूरिन। ब्यूरिन के अलावा छेदक, बेधक, छिद्रक, ब्यूरिन, स्क्रेपर, क्लेवर, ये सब कई मिलेंगे जो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन मेन है ब्लेड। द्विफलकी है, द्विधारी है, दो तरफ से समांतर है, दो तरफ से समांतर है, इस तरीके का समांतर है, और ये निकाला गया है बेलनाकार भाग से। बेलनाकार जो पत्थर बनाए गए उससे बनाया गया, अच्छे पत्थर से बनाए गए हैं ब्लेड। इसके साथ में मानव अभी क्या कर रहा है? देखिए अभी तक का मानव जो है पूर्णतः जंगली जीवन व्यतीत कर रहा है। जंगली जानवरों में और मानव में रहन सहन में कोई अभी तक विशेष अंतर नहीं देखा गया है। जंगली जानवरों में और मानव में अभी तक कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते रहिए अल्बिडो IAS अशोक राज के साथ। अभी तक का मानो अगर देखेंगे आग के प्रयोग से, आग, अग्नि का प्रयोग कर रहा कि नहीं? अग्नि के प्रयोग से अभी अपरिचित है। अग्नि तो देखा होगा, ऐसा नहीं कि देखा नहीं होगा, आग तो देखा होगा स्वयं प्रकृति में लगते हुए। उसको ये नहीं मालूम आग कैसे आया है, कहां से आया। और आग का प्रयोग अर्थात मांस को भून करके, बना करके, पका करके, चाहे जैसे, अभी खाने के बारे में नहीं जान रहा है, आग का प्रयोग करना नहीं सीखा है। इसका मतलब आग का प्रयोग कब सीखेगा? नवपाषाण काल में। आग का प्रयोग कब आएगा? नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में आएगा। अभी इसका जीवन कैसा है? खाना बदोश है, खाना बदोश जीवन, बदोश जीवन व्यतीत कर रहा है। मानव का जीवन कैसा है? खाना बदोश है, जंगली जानवर की तरह लगभग जी रहा है। कच्चे मांस और कंदमूल, फल का ही प्रयोग कर पा रहा है। इनको पूरे प्रागैतिहासिक काल में किसी को कोई शिक्षा से कोई मतलब नहीं, कोई जानकारी ही नहीं था। अभी कोई भी जानकारी नहीं, पहिए का आविष्कार भी नहीं है। निवास कैसा है? सब वही प्रकृति के नीचे ही रहना, पेड़ के नीचे या गुफा में ही रहना। गुफा में रहना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भीमबेटका की गुफा दिखाई दे रही है। इस तरीके का हमारे पास चीज़ें, एविडेंस मिलते हैं, उपागम मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अगर कुछ दिखाई देगा तो इसमें कुछ मेरे हिसाब से और नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि पश्चिमी एशिया और यूरोप जो है उनकी संस्कृतियों से भारत की संस्कृति और सभ्यता मिलती जुलती, लेकिन कुछ बाद की संस्कृतियां यहाँ पनपी हैं, कुछ सभ्यताएं यहाँ बाद में पनपी हैं। इस तरीके का हम पढ़ेंगे। ये प्रीलिम्स में भी काम करेगा और मेंस में जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप लिख सकते हैं, अपना बना सकते हैं, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर। मैं अब अलविदा लेता हूँ इस टॉपिक से। अब हम मिलेंगे मध्य पाषाण काल में। निम्न जो हमारा पूरा पाषाण काल का 3 खंड था ये पूरा हो गया। हम मिलेंगे मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य सबसे पहले दिखाई देता है। 2 स्थान बागौर और आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागौर, बाघोर नहीं, बागौर राजस्थान में। यहाँ पर पढ़े थे बाघोर था जो मध्य प्रदेश में, बाघोर, और वो बागोर गा है जी।
BAGOR बागोर राजस्थान, ये BAGHOR बाघोर। क्लियर हो गया? थैंक्स, धन्यवाद।